नमस्कार, देवभूमि समाचार देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हुआ है। निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई हैं। जी हां, निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रत्याशी। आप जानते हैं चंपावत से उपचुनाव हो रहा है और इसीलिए अब ये कांग्रेस पार्टी ने भी यहां पर एक दांव खेला है, जहां पर निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा किया है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में हैं चंपावत से, और बीजेपी ने पूरी तैयारियां इसके लिए कर ली हैं, क्योंकि सीट ये बीजेपी की है। बीजेपी के विधायक यहां से जीते, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव यहां पर हो रहा है एक सीट पर, और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। और खबर तो ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक प्रत्याशी वहां पर उतार दिया है। तो ये मुकाबला देखना होगा कितना इस बार दिलचस्प है, क्योंकि चंपावत की जनता को भी बहुत सी उम्मीदें हैं विकास को लेकर। सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, किस तरह का ये चुनाव चंपावत का इस बार देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी निर्मला गहतोड़ी को दरअसल अपना प्रत्याशी बनाया है वहां से, तो क्या मान के चला जाए, ये मुकाबला कितना टफ नजर आ रहा है या फिर एक तरफा आपको नजर आ रहा है? क्योंकि खबर तो यहां भी है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा वहां से। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रत्याशी उतारा है उसे ज़रूर कहा जा सकता है कि एक तरफा अब जो है मुकाबला हो गया, क्योंकि पहले जिस सीट से जो है चंपावत विधानसभा सीट से हिमेश खरकवाल जो है हमेशा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने इस बार जो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की, जिसके बाद जो है निर्मला गहतोड़ी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। वहीं जो उनके सामने भाजपा ने जो पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम तय कर दिया, लिहाजा जो है पुष्कर सिंह धामी के सामने जो सिर्फ एक जो औपचारिकता मात्र इस चुनाव को कहा जा सकता है कि वो की जा रही है। लिहाजा जो है कांग्रेस ने एक औपचारिक प्रत्याशी के रूप में निर्मला गहतोड़ी को उतार दिया। जो जानकार है वो जरूर बता रहे हैं कि एक मजबूत प्रत्याशी होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन जो है कांग्रेस ने बिल्कुल फ्री जो है छोड़ते हुए एक मौका दिया है भाजपा को, जिससे जो है मुख्यमंत्री वहां से विजयश्री हासिल करके आए और जो है एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री जो है बनते हुए दिखाई दें। लिहाजा जो है इसको जो है वो पार्टी के अलग अलग जो नेताओं की बात है वो सामने आ रही है कि अलग अलग जो मत है, क्योंकि जहाँ हिमेश खरकवाल के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि हिमेश खरकवाल दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं, वो जो एक बड़े जो है प्रतिद्वंदी के रूप में जो चुनाव लड़ सकते थे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ते, लेकिन जो है पार्टी ने उनके नाम पर जो है दाव नहीं लगाया। इस बार जो है निर्मला गहतोड़ी के नाम पर दाव लगाया। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने दावा जरूर किया इस बार जो है वो विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन अभी तक नाम का चयन नहीं हुआ है कि आखिरकार कौन जो है उनका प्रत्याशी होगा। फिलहाल जो है वहाँ पर भी मंथन का दौर चल रहा है कि आखिरकार किसको जो है समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। जी बिल्कुल, और चंपावत में विकास को लेकर भी बहुत सी चीज़ें वहां पर हैं। सौरभ, लोग बहुत सी ऐसी नाराजगियां जताते हैं कि जो विकास वहां होना चाहिए था दरअसल वो हुआ नहीं। तो अब वहां से खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी उम्मीदें चंपावत के लोगों को हैं कि वहां पर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और आने वाले दिनों में जो एक तस्वीर है वो चंपावत की भी बदलेगी? बिल्कुल, देखिए 2 बार से वहाँ पर विधायक कैलाश गहतोड़ी जो है जीत दर्ज करते हुए हैं और भाजपा उसे अपना गढ़ के तौर पर मान रही है। इस सीट को जो है पंडित बाहुल्य सीट कहा जाता है, ब्राह्मण बाहुल्य सीट। यहाँ पर जो है ये माना जा रहा था कि एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाता है। भाजपा ने इसको अपना गढ़ मानते हुए मुख्यमंत्री को वहाँ से उम्मीदवार बनाया, और जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि विकास के जो है तमाम जो है दावे भी होंगे और वादे भी होंगे। लिहाजा जो है वहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है। अगर मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव जीत के आते हैं तो किस तरीके के डेवलपमेंट होगा, क्योंकि तमाम जो है घोषणाएं पहले ही चुनाव आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई है। लिहाजा जो उन पर काम होना भी शुरू हो गया, और मुख्यमंत्री जब जो है यहाँ से जीत दर्ज करते हुए आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र का विकास जो है दोहरी गति से हो सकेगा। जी, और समस्याएं, क्योंकि चुनाव तो हो ही रहा, उपचुनाव है तो समस्याएं तो जनता की आम है और नाराजगियां भी होंगी बहुत सारी अपने विधायक से, सरकार से। तो क्या मूल समस्याएं वहां पर हैं जो चाहती है इस बार चंपावत की जनता की भाई ये चीजें ठीक होनी चाहिए?
बिल्कुल देखिए, चाहे सड़कों की हालत की बात की जाए, बिजली की व्यवस्था की बात की जाए, पानी की व्यवस्था की बात की जाए या लोगों के जो छोटे काम होते हैं उनको लेकर जो है लगातार जो है चर्चाओं में रहते थे। हालांकि कैलाश गैतूड़ी के द्वारा लगातार जिस तरीके से संगठन के मामले की बात की जाए या अपने विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, उनके द्वारा जो काम जरूर किया गया था, जिसका नतीजा था कि उनको दूसरी बार भी जो विधायक चुनकर वहाँ से जो है लोगों ने भेजा। लिहाजा जो मुख्यमंत्री एक सेफ सीट के तौर पर उस सीट को लेकर चल रहे हैं और उस सीट पर जो है चाहे तमाम समस्याओं की बात की जाए तो उन समस्याओं को पूरा करने का भी जो है दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जब जो चुनाव मतगणना होगी, जो परिणाम आएंगे, उसके बाद जो और स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार चुनाव कितनी मजबूती के साथ लड़ा गया और वादे और दावों को कितनी जो है तरीके से जो है उनका अनुपालन करवाना है। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि किस तरह से आगे परिस्थितियां वहां पर बनती है, क्योंकि हालांकि बीजेपी का गढ़ है सौरभ अपने आप में, और ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुए मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जीतना यहां से। और बीजेपी तो ये दावा भी कर चुकी है कि बहुत भारी मतों से यहां से मुख्यमंत्री चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रांची से, जहां पर आईएएस पूजा सिंघल के करीबी के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। घर से लगभग 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, ये सूत्र बता रहे हैं। 20 करोड़। तो आईएएस पूजा सिंघल के करीबी के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है और घर से लगभग 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं फिलहाल। तो पूरा एक कैश देखिए आप किस तरह से बरामद हुआ है। वहां पर 20 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं जो कि घर से बरामद हुए हैं। भारी संख्या है नोटों की। आप देखिए जहां पर आईएएस पूजा सिंघल के ये करीबी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और देखिए आप 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं घर से लगभग। फिलहाल ये जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी कि और क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं, लेकिन सूत्र फिलहाल यही बता रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए। चितरंजन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। चितरंजन, ये रकम क्या 20 करोड़ है या उससे ज्यादा है? क्या कोई स्पष्टीकरण अभी तक आया है और क्या कुछ और ज्यादा डिटेल्स इस खबर के बारे में? बिल्कुल, अधिकारियों की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, पहले सुबह से ही पूजा सिंघल और उनके जो करीबी हो, उनके जो आवास है, सरकारी आवास है, जो उनके पति के आवास है, उन पर लगातार ईडी की जांच चल रही है। ईडी लगातार कई चीजों को लेकर खोजबीन कर रही है और लगातार जब ईडी कहीं भी इस तरह की छापेमारी करती है तो कई तरह के कागजात भी मिलते और जब उसकी स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता तो इससे अलग तरह से कई तरह के मामले भी दर्ज किए जाते। तो अभी तक जो मामले सामने आए उसमें कैश बरामदगी की बात सामने आई कि जो उनके करीबी हैं, आईएएस पूजा सिंघल के जो करीबी माने जाते हैं, उनके आवास से ये रकम की बात सामने आई है। तो आने अभी और कितना समय ईडी उनके आवास पे छापेमारी करेगी और कितने समय उनके आवास पे लेगी, ये तो समय बता। हालांकि उनके आवास पे किसी को भी ना बाहर से अंदर जाने की अनुमति है, ना ही अंदर से बाहर आने की अनुमति। और जो प्रतिदिन जाते हैं, जैसे पंडित हो गए, पूजा करने वाले, नगर निगम की गाड़ियां होगी, इन सभी चीजों को पूरी तरह से बंद किया गया है। किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा, ताकि जो बाहर जो अंदर की जो खबरें वो बाहर किसी तरह से ना पहुंचे। जो ईडी की जांच चली उस पर किसी तरह का कोई विघ्न बाधा ना हो। लेकिन ये जो पैसे की बात आई है, कहीं ना कहीं ये इसमें सच्चाई इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आती है। ईडी कई पहलुओं को जांच कर रही है और जो कैश जो पैसे गिनने की मशीन है वो भी कहीं ना कहीं उनके आवास पे ले जाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पैसे कैश की बरामदगी की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो कि उस पर सत्यापित करती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया है। ज्योत सिंह बिष्ट ने अपना इस्तीफा दिया। पार्टी में जो गतिरोध चल रहा था उससे वो नाराज थे, खफा थे और उन्होंने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया। ज्योत सिंह बिष्ट ने सोशल मीडिया पर एक पीड़ा लिखी है। पार्टी के सभी दायित्व और प्राथमिक सदस्यता से कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं। तो ये देखिए आप, कांग्रेस पार्टी, ये कहा जा रहा था कि अब दोबारा से मजबूत होगी, अंदरूनी कलह खत्म हो जाएगी, सब कुछ ऑल इज वेल होगा, लेकिन एक के बाद एक इस्तीफों का दौर। ज्योत सिंह बिष्ट ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष थे ज्योत सिंह बिष्ट, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। पार्टी के सभी दायित्व और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। देखिए आप, नाराजगी दिखाई उन्होंने, अपनी पीड़ा लिखी सोशल मीडिया पर। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी नाराजगी कांग्रेस के नेताओं में
उत्तराखंड में, जो कि कहा जा रहा था पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा, लेकिन जो गतिरोध चल रहा था पिछले कई दिनों से पार्टी के अंदर, उससे जोत सिंह बिष्ट खपा थे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त, इस्तीफों का दौर पहले भी आपको याद होगा। कांग्रेस पार्टी में चुनाव के जब परिणाम आए उसके बाद कई नेताओं के इस्तीफे हुए और कई नेता जो है पार्टी पर आरोप लगाकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस चंपावत चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस चुनाव में भी धनबल का दुरुपयोग करती हुई दिखाई देगी, जिसका अंदेशा पहले से ही कांग्रेस जता रही है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव प्रभावित करने वाले अधिकारियों को चंपावत में तैनाती दी गई है। एक घोषणा कर दी गई है कि पुष्कर सिंह धामी ही चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नाम की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, आप लोगों ने अभी तक नहीं की है, क्या मानते हैं? देखिए, जो हमारे ऑब्जर्वर बाई इलेक्शन को लेकर चंपावत में अभी 30 तारीख को गए थे, जो वहाँ के हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, संगठन के लोग हैं, सबसे विस्तार से चर्चा हुई है। और जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने अपना रिपोर्ट यहाँ पेश की है। माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गढ़वाल के दौरे पर हैं और निश्चित रूप से आज देहरादून में आज उनकी उपस्थिति होनी है। आज और कल के बीच में हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो प्रस्ताव आए हैं, जिनके नाम पैनल आया है, उस पर चर्चा के उपरांत, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के उपरांत पार्टी प्रभारी जो आदरणीय देवेंद्र यादव से बातचीत करने के उपरांत उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा आज कल में हो जाएगी। सर, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। देखिए, हार पराजय क्यों स्वीकार करेंगे? हाँ, पूरा ताना बाना, पूरा एक मशीनरी का और जो पावर है, मसल पावर, मनी पावर, पावर का पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में करने जा रही है। जिलाधिकारी बदल दिए, वहाँ के एसडीएम बदल दिए, विवादास्पद एसडीएम को वहाँ पर लाया गया है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ये क्या है आखिरकार? लोकतंत्र, प्रजातंत्र में इस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, धनबल का इस्तेमाल करके वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस हम इस चुनाव को भारी मतों से जीतेंगे। धनबल का इस्तेमाल करके, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन हमें यकीन है, हम सब मिलकर अपनी ताकत के साथ इस चुनाव मैदान में जाएंगे और पूरी गंभीरता से कांग्रेस ने चुनाव को लिया है और निस्संदेह हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ेंगे। चुनाव से पहले ही आपके पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी को जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, क्या इसका नुकसान नहीं होगा पार्टी को? देखिए, आज ये भी मेरी जानकारी में आया है कि एक समाचार सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। निश्चित रूप से जोत सिंह बिष्ट जी एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। उनसे बातचीत की जाएगी। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बातचीत की जाएगी। क्या वजह है, क्या कारण है, किस वजह से वो क्षुब्ध हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे। उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगी। मैं नहीं समझता कि वो उन जैसे जिनका एक राजनीतिक दशकों से वो राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका रही है, वो पार्टी छोड़ेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ।
सर अच्छा, अभी तक भले ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई, जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? अगर जो है पार्टी किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाती है, कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, पूरी ताकत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ हम इस चुनाव को ले रहे हैं। मैंने कहा ना कि धन बल छल बल पूरा पावर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की आशंका दिख रही थी, वो साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मशीनरी को, ऐसे लोगों को वहाँ पर तैनाती की है, ऐसे लोगों की पोस्टिंग की है जो चुनाव में धन बल का ही नहीं, पावर का भी मिसयूज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? भले भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं है। नहीं, आश्वस्त हैं, हम जीतेंगे पूरी ताकत के साथ। हमने प्रभारियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय विधायकगण वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जीत हासिल करेंगे। भाजपा ने भले ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा पुष्कर सिंह धामी के रूप में कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक जो है नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दावा हो रहा है कि कांग्रेस भारी मतों से विजयी हासिल करेगी। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पार्टी पर चंपावत उपचुनाव के बहाने जुबानी हमला बोला है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के अंदर रसातल में चली गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार उत्तराखंड में मिथक तोड़े हैं और फिर सत्ता में वापसी की है। चंपावत उपचुनाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कहा कि चंपावत उपचुनाव भारी मतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव है और इसीलिए ये दावा बीजेपी कर रही है उपचुनाव चंपावत में जो होने जा रहा है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस को घेरा, सीधे सीधे निशाना साधा और कहा कि भारी मतों से सीएम धामी चुनाव जीतेंगे। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है जब ये मिथक टूटा है कि यहाँ सरकार की पुनरावृत्ति हुई है और ये पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में हुआ है, जो उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जीत प्राप्त हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो रसातल में चली गई है, जो अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है, उसे इस तरह के सवाल उठाने का नैतिक अधिकार। और सैनिक कल्याण मंत्री ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। सैन्य धाम के निर्माण को गति देने के लिए अपने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग की बैठक की। बैठक में सैनिक कल्याण सचिव, अपर सचिव, जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों मौजूद रहे। बैठक में बीते 28-29 अप्रैल को उत्तर भारत के 3 प्रमुख युद्ध स्मारकों का अध्ययन कर लौटी टीम ने अपनी संस्तुतियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण को 2023 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो सैनिक कल्याण विभाग की बैठक थी, जिसमें सैन्य धाम को समय से पूरा करने की तैयारी की जा रही है। 2023 तक ये सैन्य धाम बनकर तैयार होगा। तो विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक हुई कि जल्द से जल्द सैन्य धाम बनकर तैयार हो। 2023 के अंत तक बताया जा रहा है कि सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। और पिरूल से बिजली बनाने को लेकर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बयान दिया। उनका मानना है कि पिरूल से बिजली बनाने की योजना में अब तकनीक और वित्तीय अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि योजना शुरू करने से पहले इन दोनों ही पहलुओं पर गहराई से अध्ययन नहीं हुआ है। सचिव ऊर्जा का कहना है कि उरेडा को पिरूल से बिजली बनाने के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सरकार के समय शुरू हुई पिरूल से बिजली बनाने के कई प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसमें अब सचिव ऊर्जा का कहना है कि इस विषय
मुख्य सचिव के जरिए सोमवार को एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही मुख्य सचिव के साथ होने वाली इस बैठक से पहले सचिव ऊर्जा खुद पिरूल से जुड़ी हुई योजनाओं पर काम कर रहे लोगों से बातचीत करेंगे और तकनीकी और वित्तीय अध्ययन की समीक्षा करेंगे। देखिए, अभी पेरोल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने मुख्य सचिव महोदय से भी अनुरोध किया है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। मंडे को डेट दिया है, मंडे को शाम को 5 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग है। उससे पहले मैंने अपने पास मीटिंग के लिए बुलाया है। उनको क्या क्या समस्याएं हो रही है उसको स्टडी कर लेंगे। एक मेरा जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ये था कि उसकी तकनीकी पहलू और फाइनेंशियल पहलू इन दोनों की विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ था। और चूंकि यहाँ उरेडा काम करता है, इसमें उरेडा को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए जो है इसको इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उसके डीपर एनालिसिस की जरूरत है और फिर उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। देखिए, अभी पेरोल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। ऐसे में भारी मात्रा में यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के बाहर यात्री और स्थानीय दुकानदार के बीच मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। यात्री और स्थानीय व्यापारियों की नोकझोंक का वीडियो वायरल होते ही शहर की शांति व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में सीओ सिटी शेखर चंद सुयाल का कहना है कि इस मामले में कोई भी तहरीर नहीं आई है और अगर कोई तहरीर सामने आती है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। इन घटनाओं में अधिकतम मामलों में किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं आती, जिस कारण से वीडियो कब का है और किस वजह से विवाद हुआ इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो हरिद्वार का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर मारपीट हुई है, आप देखिए। और ये यात्री बताए जा रहे हैं जो कि हरिद्वार आए हुए थे क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हरिद्वार यात्री पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ लोग जिनके बीच में बहस हुई और उसके बाद ये मारपीट का वीडियो सामने आया है। क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि यात्री और जो दुकानदार इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मारपीट तक आ गई। तो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्रियों को आने का सिलसिला उत्तराखंड में शुरू है। हरिद्वार में लगातार यात्री पहुंच रहे हैं और वहीं का एक ये वीडियो वायरल हो रहा है कि कल रात रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था, लेकिन इससे इत्तेफाक करिए या न तो इसकी सूचना पुलिस को है और न किसी ने किसी प्रकार की कंप्लेंट पुलिस को की है। मैंने इंस्पेक्टर से बात की है और चौकी इंचार्ज को बता दिया कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर के आसपास पता करे। जो भी लोग उस झगड़े में इन्वॉल्व हैं, अगर वो अभी वहीं पर हैं तो उनके खिलाफ जो भी हम विकास हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ रहे हैं फोनों पर ज़्यादा अपडेट के लिए। विकास, ये कहाँ का वीडियो है और कब का वीडियो है, क्या वजह इस विवाद की बताई जा रही है? देखिए, जिस तरह से वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें यात्रियों के साथ मारपीट को बताया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो पिटने वाले हैं, जो मारने वाले हैं वो हरिद्वार के व्यापारी बताए जा रहे हैं और जिस तरह से हम जो यात्री हैं उनके साथ मारपीट का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इससे अभी किसी भी तरह से कोई शिकायत ना मिलने की बात कह रही है, लेकिन जिस तरह से अगर हम चर्चाओं की बात करें हरिद्वार में, क्योंकि यात्रा का सीजन है, चारधाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है, ये दूसरी यहाँ पर इस तरह की घटना है जब किसी बाहरी व्यक्ति के साथ हरिद्वार के व्यापारियों द्वारा इस तरह की घटना की गई है। हालांकि इस पर गंभीरता से लेते हुए विधानसभा जब अध्यक्ष हरिद्वार यहाँ पर पहुंची आज हरिद्वार, तो उनसे भी इस तरह की चीजों से वार्ता की गई। तो उन्होंने ये कहा कि एक तरह से सेंसिटिव मामला है क्योंकि यात्री आ रहे हैं, चारधाम यात्रा है और हम होस्ट हैं और ये व्यापारियों को भी चाहिए कि वो होस्ट के नाते अपने आप को संयम रखें। उन्होंने हालांकि जिस तरह से ये बार बार की घटनाएं हो रही हैं, बताया ये जा रहा है कि किसी पैसे के लेन देन को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक यात्री और साथ ही साथ दुकानदार दोनों के बीच में ये बहस शुरू हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक की नौबत यहाँ पर आ गई। और पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई तहरीर दरअसल उन्हें
मिली नहीं है और इसीलिए अब इस तरह से संयम बरतने की अपील, शांति बरतने की अपील पुलिस ने की है। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।